हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो जितने बच्चे क्लास 8वीं में पढ़ रहे हैं, आप इस वीडियो को विदाउट स्किप देखिए। और आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम 28 जनवरी को आई थिंक है, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और विदाउट स्किप देखिए। आपको जितने भी प्रश्न आपको पूछेंगे और उसका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा, उसका आपको जवाब देना है नीचे कमेंट बॉक्स। तो बिना लेट किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते से पहले, अगर आप इस वीडियो से जुड़ गए हैं तो सबसे पहले लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कोशिका का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल पूछा है। इस सवाल का आप नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ऑप्शन दिया हुआ है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक या फिर जीवद्रोह। 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना इसका सही आंसर क्या होगा। कोशिका का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बता दीजिए, जल्दी से इसका जवाब बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो इसका फाइनल सही आंसर हो जाएगा, जितने बच्चों ने उत्तक टिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब दें, बिल्कुल सही जवाब उत्तक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने उत्तक बताएं बिल्कुल आप सही जवाब दें, सही कमेंट्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक कोशिकीय जीव कौन सा है। जी हाँ, एक कोशिकीय जीव कौन सा है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक कोशिकीय जीव क्या है। मक्खी है, मक्खी है, केंचुआ है, अमीबा है, तितली है। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या होगा। मैं पिछले लाइव क्लास में भी बता चुके हैं, पिछले ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में बता चुके हैं। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए एक कोशिकीय जीव क्या होगा। अमीबा होगा। जी हाँ, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। लेट बिल्कुल नहीं करने का। हम लोग आज 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं साइंस यानी कि विज्ञान से ऑब्जेक्टिव, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है सजीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। हमें क्लास में बता चुके हैं, क्लास में 2 दिन पहले ही इसका रिवाइज कराए हैं। जल्दी से बताइए सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका इस सवाल का जवाब दीजिए। कोशिका कहते हैं, कोशिका भित्ति, उत्तक, कोशिका झिल्ली। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 5 सेकंड आपको टाइम भी देते हैं। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर जी ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा। जल्दी से बताइए। देखते हैं बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। कोशिका होगा। सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। थोड़ा और एक इसी से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। कोशिका का खोज कब तथा किसने किया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सर कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक जी ने किया था 1665 ईस्वी में। जी हाँ, 1665 ईस्वी में, 1665 में। जितने बच्चों ने बिल्कुल कमेंट्स के बिल्कुल आप सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सवाल पूछा है, आप ध्यान से थोड़ा पढ़िए। निम्न में कौन अधातु है। निम्न में बताना कि कौन सा अधातु है। धातु, अधातु, मेटल, नॉन मेटल चैप्टर में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हम पढ़ा चुके हैं मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, धातु और अधातु पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको समझना धातु क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जी हाँ, धातु क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, वो धातु कहलाता है। और अधातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है। अधातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। तो यहां पर बताना है कि ऑप्शन नंबर ए में है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी कौन सा अधातु है। तो हम लोग पता है सल्फर अधातु है, कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें, बिल्कुल सही जवाब दें, बिल्कुल सही जवाब दें। इसी तरह मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। जितने बच्चे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए। निम्न में धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है। बहुत ही आसान सवाल। जी हाँ, बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया है। निम्न में धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन दिया आपके सामने में, पटाखों में, उर्वरक में, खाने बनाने के बर्तन में, इनमें से सभी। बहुत ही आसान सवाल। इसे मैं बता दूं, पटाखों में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम में,
पटाखे का उपयोग होता है, मैग्नीशियम धातु का पटाखे में उपयोग होता है, उर्वरक में होता है, और खाना बनाने के बर्तन भी आप देखे होंगे बहुत सारे धातु का बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिना लेट के इसका आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में, उर्वरक में, खाने बनाने के बर्तन में, इनमें से सभी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने हैं बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर सभी बच्चे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 6 पर सभी बच्चे आ जाइए, नजर रखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर सब कोई बच्चे। कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। धातु का गुण क्या होता है? जी हाँ, धातु विद्युत का सुचालक होते हैं। धातु क्या होते हैं? विद्युत का सुचालक होते हैं। और अधातु क्या होते हैं? विद्युत का कुचालक होते हैं। याद रखना है, अधातु क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन कुचालक होते हुए भी, अधातु कुचालक होते हुए भी एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा करंट पास कर देते हैं। तो वही बताना कौन सा धातु है। कार्बन है, फास्फोरस है, ग्रेफाइट है, या फिर सल्फर है। 4 ऑप्शन भी देते हैं, आपको टाइम भी देते हैं। और क्या चाहिए बोलिए? आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। इन्हीं 5 सेकंड में आपको जवाब दे देना चाहिए। अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में बिल्कुल करंट पास हो जाते हैं, ग्रेफाइट में बिल्कुल करंट पास हो जाते हैं। तो जितने बच्चों ने ग्रेफाइट कमेंट्स बॉक्स बताए थे बिल्कुल आप सही जवाब दिए, बिल्कुल आप सही जवाब दिए। ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा, जो अधातु भी है और विद्युत का सुचालक भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे सभी बच्चे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपाय किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। सूक्ष्म जीव की वृद्धि के लिए किसका उपाय किया जाता है? नमक, खाद्य तेल, चीनी, इनमें से सभी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म जीव ऐसी जीव जिसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बिना सूक्ष्म दर्शी के सहायता नहीं देख सकते। जो छोटे छोटे जीव होते हैं हम लोग यंत्र के सहायता देखते हैं, माइक्रोस्कोप के सहायता देखते हैं। तो इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। हम चाहते हैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप जल्दी से आंसर बता दीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जितने बच्चों ने इनमें से सभी टिक किया बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत ही आसान है, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपके लिए क्या है? डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हम बिना लेट के बताते हैं। ऑप्शन दिया है राइबोजियम, पेनिसिलियम एंड एस्पाइग्रो दिया है। इन चारों में से आपको आंसर बता देना चाहिए, बता देना चाहिए। चलिए हम लोग इसका सही चेक करते हैं। कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किए? जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किए बिल्कुल आप सही जवाब दिए, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ से आपका लेवल पता चलेगा। नहीं हम मन लगा के पढ़ाई किए कि मन लगा के पढ़ाई नहीं किए, क्योंकि आपका 8 बोर्ड जो 28 जनवरी को होने जा रहा है, जैक बोर्ड है ना, तो आपको अच्छे से तैयार होना है, क्योंकि एक ही दिन में हर सब्जेक्ट का एग्जाम देने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन 9 में सवाल क्या है? भिंडी की पित्त किस सूक्ष्म जीव से होता है? जी हाँ, भिंडी सबको पता होगा, भिंडी की बताने का जरूरत नहीं है। भिंडी की पित्त किस सूक्ष्म जीव से होता है? जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हम देख पा रहे हैं कुछ कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर जी क्या सवाल का जवाब है, हम सोच रहे हैं। जल्दी से आपको बता देना, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो अगर हम डिटेल्स बताने लग जाएंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि वीडियो छोटी रहे, कम टाइम रहे, आपका टाइम बचे और ऑल सब्जेक्ट को हम अटेंड कर पाएं। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। जितने बच्चों ने टिक किया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, बहुत ही आसान सवाल पूछा है, बहुत ही आसान सवाल पूछा है। आपको ऑप्शन भी दिया हो, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं, या फिर चालकता कहते हैं। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आप ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। आपको क्वेश्चन भी बताया जाता है और आंसर का ऑप्शन भी दिया जाता है। अब इससे आगे आप क्या दे सकते हैं ना, और क्या मिल सकता है, तो आपको बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे देना चाहिए। जितने बच्चों ने बिल्कुल सही बताया सर विद्युत लेपन होगा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, विद्युत लेपन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में सवाल पूछा है, जी हाँ पूछा, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
देखिए, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, आसुत जल। तो बिना लेट के इसका आंसर बताते हैं आसुत जल। आसुत जल में करंट फ्लो नहीं करता, करंट पास नहीं होते हैं, कुचालक का गुण ही है, करंट फ्लो नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? बहुत ही आसान सवाल, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? धातु का निष्कर्षण, ऑप्शन नंबर ए, धातु का शुद्धिकरण, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सभी, या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? 4 ऑप्शन है, इन्हीं चारों में से आपको जल्दी से जवाब दे देना चाहिए। अगर हम डिटेल्स बताने लगेंगे तो वीडियो, हम बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो लंबी हो जाएगी, और हम जल्दी चाहते हैं कि आप जवाब दें, हम लोग जल्दी क्वेश्चन आंसर की प्रक्रिया को खत्म कर देंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का कितने बच्चों ने बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए। सर जी इसका आंसर हो जाएगा, सर जी ये थोड़ा चेक कर। तो बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को चुने, इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आ जाए 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। निषेचन, कायांतर, मुकुलन, गर्भधारण, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से आपको जल्दी से जवाब दे देना चाहिए। इसका सही आंसर हम बता दें, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन। मुकुलन में जो मुकुलन है अलैंगिक जनन की जो है ना अलैंगिक विधि है, इसमें मुकुलन इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 पे सब कोई नजर रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए थोड़ा ध्यान से। बाह्य निषेचन किसमें होता है? बहुत ही आसान सवाल पूछा है। बाह्य निषेचन ये 4 ऑप्शन में से किसमें होता है? मछली में, स्टारफिश में, मेढक में, या फिर सभी? तो इसका बिना लेट के आंसर बताते हैं, इनमें सभी बाह्य निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। जी हाँ, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, युग्मनज, गर्भ, क्लोन, क्या बनते हैं? 4 ऑप्शन है, इन 4 में से आपको एक ऑप्शन को लॉक करना है, और लॉक करने के बाद आपको मिला लेना है, और लॉक खोलना भी, यानी कि आपको मैच भी करना है कि हम सही जवाब दिए कि गलत जवाब दिए। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी 15 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। दो सतह पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। हम लोग कभी कभी जब ठंडी के दिनों में हाथ ठंडी हो जाते हैं तो हाथ को आपस में रगड़े होंगे, हाथ रगड़ने से गर्म हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, हाथ रगड़ने से गर्म हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से बाहर आ जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के कारण हाथ गर्म हो जाते हैं। यहाँ पर पूछा दो सतह पर संपर्क के कारण कौन सा बल होगा? जो सतह को हम लोग रगड़ेंगे, पेशीय, चुंबकीय, घर्षण, गुरुत्व। अब इतना हम हिंट्स बता दें, आपको आंसर बताने में तो लेट नहीं करना चाहिए। पेशीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, या फिर गुरुत्व बल। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 16 का आंसर क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बता दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बिना लेट के इसका आंसर देखते हैं। घर्षण इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने टिक किया बिल्कुल आप सही जवाब दिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर बोल रहे हैं, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। ऊर्जा, आयतन, दाब, द्रव्यमान। ऊर्जा, आयतन, दाब, द्रव्यमान। 4 ऑप्शन है और आपके पास 5 सेकंड भी है। 4 ऑप्शन 5 सेकंड, जल्दी से जवाब देना है। और आपको जवाब देने के बाद आगे क्वेश्चन भी पढ़ना है और आगे भी सवाल का इसी तरह जवाब देते जाना है। कम टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो इसका सही आंसर जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुने, दाब, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दाब से रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? जी हाँ, दाब का एसआई मात्रक नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है सर, पास्कल होता है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, पास्कल होता है। पीए होता है इसका सिंबल, पीए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18 में क्या सवाल पूछा? क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? जी हाँ, आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इन्हीं 4 में से आपको जवाब देना है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको जवाब देना है और बताना है कौन सा संपर्कित बल है। पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, या फिर गुरुत्वाबल। 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेशीय बल हो जाएगा, पेशीय बल। जी हाँ, पेशीय बल इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य नाभिक की अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? सूर्य नाभिक अभिक्रियाओं द्वारा को क्या उत्पन्न करते हैं? सूर्य नाभिक अभिक्रिया द्वारा ऊष्मा, प्रकाश, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों।
उष्मा भी और प्रकाश दोनों उत्पन्न करते हैं। तो बच्चा बच्चा को मालूम इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन पहले समझ लीजिए, ऐसे ईंधन जो जीव के सड़ने गलने से लाखों वर्ष जो पहले, हजारों वर्ष पहले जो है ना खत्म हो गए हैं, उसी से बना है, इसको बोलते हैं जीवाश्म। जैसे कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। लेकिन यहाँ पर सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। 4 ऑप्शन है और आपको जवाब देना है। इन्हीं चारों में से आपको जल्दी से जवाब दे देना और बोलना जीवाश्म ईंधन कौन है। कोयला सब बच्चा बच्चा को पता है, कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल। लकड़ी में थोड़ा हम सोचने में आपको टाइम देते हैं। प्राकृतिक गैस बिल्कुल जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, लकड़ी जो है, जो हमारा लकड़ी है ना, जीवाश्म ईंधन नहीं है। लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? बहुत ही आसान सवाल। जी हाँ, बहुत ही आसान सवाल। कोई भी दहन का मतलब होता है जलना। किसी भी पदार्थ के दहन के लिए यानी कि जलने के लिए क्या जरूरी है? जी हाँ, जलने के लिए क्या जरूरी है? क्या पानी में आग लगा देंगे जलेगा? आग नहीं लगेगा ना पानी में। तो वही आपको कॉमन सेंस लगाना है। तो ऑप्शन दिया है दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, फिर सभी चीज होना चाहिए। तो ये बच्चा बच्चा को पता है, सभी चीज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दहन के लिए। और गैस अगर पूछेगा कौन सा गैस, तो ऑक्सीजन गैस। लेकिन पूछेगा क्या क्या जरूरत है? दहनशील पदार्थ, जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, ज्वलन ताप होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चों ने क्लिक किए आप बिल्कुल सही जवाब दिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या पूछा है, थोड़ा पढ़ दीजिए सर, हम पढ़ के सुना देते हैं, आपको जवाब दे देना है। जीवन काल, जी हाँ, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जन्म परिपक्वता आती है। बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। जी हाँ, 4 ऑप्शन है और आपको 5 सेकंड भी देते हैं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर सही होगा। सर इसमें आप कौन सा लॉक करना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किशोरा अवस्था। जीवन काल की वो अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, याद रखना किशोरा अवस्था। और नीचे कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल बता देना है कि किशोरावस्था का जो एज का है ना, जो बताया गया एज कितना है? 11 से 19, 11 से 19 साल। किशोरावस्था का एज कितना है? 11 से 19 साल। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? हार्मोन आप बताए हैं ना, हम लोग के शरीर में जो स्रावित होते हैं, अलग अलग हार्मोन का अलग अलग कामें होते हैं। तो क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन है थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना। चलिए हम आपके लिए और एक 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हटा देते हैं। आपको 2 ऑप्शन में बिल्कुल जवाब दे देना। आपको 2 ही ऑप्शन में बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को हटा देते हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बताना है। क्या जल्दी से बताएं? थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, एड्रीनलिन हार्मोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का एड्रीनलिन हार्मोन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? जी हाँ, माता पिता दोनों या फिर कोई नहीं। बच्चे लड़का होगा फिर लड़की होगा, ये डिपेंड करेगा। जल्दी से बताइए। इसे बता दूं, पिता पर डिपेंड करता है। बिल्कुल आप सही जवाब दें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको समझना है, जो गुणसूत्र होते हैं कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। सभी बच्चे को मालूम गुणसूत्र कितने जोड़े हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जो हमारे स्त्री है, स्त्री में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में, जी हाँ, पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो याद रखना, पिता पर डिपेंड करता है कि बच्चा लड़का या लड़की होने के डिपेंड है पिता पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। क्या पूछा है? बहुत ही आसान सवाल पूछा है। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री, जी हाँ, आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। थोड़ा हम डायग्राम बना के तुमको दिखा देते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं कि अगर आपतन कोण का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा सर जी, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपतन कोण जितना डिग्री, परावर्तन कोण उतना डिग्री। आपतन कोण 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा?
30 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी, वास्तविक, धुंधला, कोई नहीं। समतल दर्पण, घरों में जो सुबह उठते हैं चेहरा हम लोग देखते हैं, सब कोई देखते हैं और देखने के बाद डर जाते हैं, कोई कोई नहीं डरते हैं। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है, वास्तविक होता है, धुंधला? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी होता है सर जी, आभासी होता है सर। आभासी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितने बच्चों ने आभासी यानी कि ऑप्शन नंबर ए चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है। बहुत ही आसान सवाल। वो खतरनाक सा यंत्र का नाम बता दीजिए। दूरबीन है या फिर पेरिस्कोप है? तो बिना लेट के इसका आंसर बताते हैं, पेरिस्कोप होगा। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तु को भी दिखा देता है, उसका नाम है पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर ए, बिना देखे आप आंसर पे टिक कर दीजिए, यानी कि बिना सोचे, क्योंकि यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या सवाल पूछा है? जी हाँ, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? इतना आसान सवाल। काटी गई फसल को बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? निराई, ओसाई, कटाई, थ्रेसिंग? जल्दी से बताइए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रेसिंग कहते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होना चाहिए? अनाज को जो हम लोग जमा करते हैं ना, तो अनाज में नमी की मात्रा क्या होना चाहिए? 12% से कम, 22% से कम, 14% से कम, 24% से कम। यानी कि 12% से कम होना चाहिए, या फिर 22% से कम, 14% से कम, या फिर 24% से। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दिए। आप बिल्कुल 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 सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको अपना लेवल पता होगा कि नहीं। बोर्ड एग्जाम में हमको A+ लाना है। 8 बोर्ड में A+ लाना है। अगर 8 बोर्ड में A+ आ जाएगा तो 9 क्लास में, यानी कि 9 तो बोर्ड में भी अच्छा नंबर आएगा, 10th बोर्ड में भी और अच्छा नंबर आ सकता है। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, अगर आप आप मेहनत से पढ़ेंगे तभी ना ला पाएंगे अच्छा नंबर। मेहनत से नहीं पढ़ेंगे तो नंबर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आ जाए 30 पे। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? इतना आसान सवाल। किस जीव को किसान? जी हाँ, हमारे जो भाई सब है, जो हमारे अंकल सब है, गांव के अक्सर लोग क्या होते हैं? किसान होते हैं। क्योंकि इस जीव को किसान का मित्र कहते हैं। सांप को कहते हैं? जी हाँ, नहीं कहते हैं। हाथी को कहते हैं? नहीं, हाथी साथी है लेकिन मित्र नहीं है। चूहा को कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। चूहा तो ना जाने खेतों में कितने तरह होल कर देते हैं, जहाँ से धान वगैरह का नुकसान हो जाता है, खेत का नुकसान होता है। केंचुआ? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केंचुआ। किसान का मित्र किसे कहते हैं? केंचुआ को कहते हैं। किसान का मित्र किसे कहते हैं? केंचुआ को कहते हैं। क्योंकि केंचुआ का काम होता है मिट्टी को उलटना पलटना, और किसान का भी काम होता है मिट्टी को उलटना पलटना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? बहुत ही आसान सवाल। 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 15000, 25000, कितना होगा? जल्दी से बताइए। तो ऊपरी सतह पर याद रखिए 6000 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? बहुत ही आसान सवाल। पहले समझिए ग्रह क्या है। जो सूर्य के चारों ओर घूमता ग्रह है। टोटल ग्रह कितना? 8 है। सबसे बड़ा ग्रह क्या? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध ग्रह। अब आपको यहाँ समझना है, यहाँ पर सवाल पूछा है उपग्रह। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और ऐसे पिंड जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। तो बताना है। सूर्य घूमते नहीं, सूर्य यानी कि सूर्य के चारों परिक्रमा करते, ग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा? जी हाँ, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपको पता होगा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं। तो चंद्रमा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्राकृतिक उपग्रह है, ऐसे उपग्रह जो अपने आप बनाया, आदमियों ने नहीं बनाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, मंगल? आपको पहले अभी जस्ट हम बताए हैं कौन सा ग्रह सबसे बड़ा होगा, उसी का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा ना। तो हम लोग को पता है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने लॉक किए आप बिल्कुल सही जवाब दिए। बिल्कुल आप इस सवाल का जवाब आपको आता है, और भी सवाल का जवाब आपको आता होगा। वीडियो पे बने रहिए। लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपका भी फायदा होगा, आपके फ्रेंड्स का भी फायदा, और उसका भी कुछ भला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए बिना लेट के।
घर्षण हमेशा क्या होता है, हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, आरोपित बल की दिशा का कार्य करता है, आरोपित बल का विरोध करता है। जल्दी से बताइए घर्षण इन चार में से क्या फॉलो करता है, इन चार में से क्या सही है, इसका जवाब आपको दे देना चाहिए। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पे हम लोग आ गए हैं। अब मात्र 16 क्वेश्चन बचा है और 16 क्वेश्चन पे हम लोग बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने हैं, घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 पे सभी बच्चे आ जाइए। घर्षण निर्भर करता है, जी हाँ वही सवाल फिर पूछ दिया, घर्षण निर्भर करता है किस पर, पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर, किसी पर नहीं। तो चार ऑप्शन है और आपको पता है 5 सेकंड भी है, और क्या चाहिए, चार ऑप्शन भी देते हैं, 5 सेकंड भी देते हैं, इन्हीं में से आपको जवाब दे देना। अगर यहाँ आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा रिवीजन करने का ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 35 का जितने बच्चों ने दोनों चुने, यानी कि पृष्ठ की प्रकृति पर और वस्तु के भार पर, दोनों पर डिपेंड करता है, तो दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है, स्नेह द्वारा, स्नेहक द्वारा, बाल बेरिंग द्वारा, सतह रुखड़ा खाबड़ करके, कोई नहीं। तो क्या होगा जल्दी बताए, घर्षण बढ़ाने का तरीका क्या होगा, घर्षण बढ़ाने का तरीका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का बिल्कुल सही हो जाएगा, सतह रुखड़ा करके हम लोग घर्षण को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाए क्वेश्चन नंबर 37 पे, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है। एक होता है प्राकृतिक रेशा, जी हाँ एक होता है प्राकृतिक रेशा जो अपने आप बना है, एक होता है संश्लेषित रेशा जो आदमियों द्वारा बनाया जाता है, आपको समझना है। तो ऑप्शन दिया है संश्लेषित रेशा, बताना है कौन सा है, नायलॉन, सूती, रेशम, ऊन। हम लोग को पता है रेशम ऊन अपने आप बना है प्राकृतिक, ये तो रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। सूती भी हम लोग का प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। बचा क्या, नायलॉन। जी हाँ, रेशम, ऊन, सूती प्रकृति हो गया, बचा क्या, नायलॉन। तो नायलॉन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संश्लेषित रेशा क्या हो जाएगा, नायलॉन इज द राइट आंसर हो जाएगा, नायलॉन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। जी हाँ, निम्न में कौन 4R नहीं है। 4R पर्यावरण को बचाने के लिए 4R हम पढ़ चुके हैं। रिड्यूस बिल्कुल सही है, रीयूज बिल्कुल सही है, रिसाइकल बिल्कुल सही है, रिमूव नहीं होता है जी। रिमूव मोबाइल में हम लोग कोई फोल्डर वगैरह को रिमूव करते हैं, है ना, रिमूव करते हैं। यहाँ पर पर्यावरण में क्या रिमूव करने का है, रिकवर होगा। फर्स्ट आर रिड्यूस सही है, रीयूज सही है, रिसाइकल सही है। अगला हो जाएगा हम लोग का रिकवर हो जाएगा, रिकवर इज द राइट आंसर। 4R में ये हमारा रिमूव बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है, यही आर नहीं है, रिकवर होना था, ये रिकवर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं। क्या सवाल है, क्या मजेदार सवाल है। पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, रेयन, पॉलिस्टर, नायलॉन, जूट। चार ऑप्शन है, 39 नंबर का आपको जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन, नायलॉन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सब आ जाए 40 पे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हैं। हाँ सर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे पढ़िए, थोड़ा पढ़ देते हैं, आपको जवाब देना। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, मीटर, सेकेंड, पास्कल। हम लोग पढ़े हैं, बहुत मर्तबा पढ़ चुके हैं। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। और हम लोग कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, हम लोग याद रखिए 20 हर्ट्ज से। जी हाँ, 20 हर्ट्ज से 20,000। जी हाँ, 20,000 HZ यानी कि हर्ट्ज तक हम लोग का कान का श्रोता है ना। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग कोई भी आवाज़ को सुन सकते हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, कोई नहीं। जल्दी बताए, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ गए हैं, बहुत ही करीब हम लोग है, क्वेश्चन नंबर 50 तक आने वाले हैं। जल्दी से बता दीजिए सर, इसका हो जाएगा आवर्तकाल, बिल्कुल सही जवाब। आवर्तकाल का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है, भी याद रखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्तकाल। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए, ध्वनि संचरित होती है, यानी कि ध्वनि दौड़ती है किस चीज़ पर, ध्वनि दौड़ती है किस चीज़ पर, ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ठोस पर, द्रव पर, केवल वायु गैस पर, या फिर ठोस, द्रव, गैस, तीनों पर। तो याद रखना, जो ध्वनि दौड़ते हैं ठोस पर भी दौड़ते हैं, द्रव पर भी दौड़ते हैं, गैस पर भी दौड़ते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठोस, द्रव, गैस में दौड़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चों ने कमेंट पे भर दिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स, बिल्कुल आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, इसी तरह मन लगाना है और आगे और अच्छी से स्टडी करना है, ताकि 9th में कोई दिक्कत ना हो। 9th अच्छे से पढ़ लेंगे, 10th में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना लेट के। क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग आ गए हैं। किसी आवेशित वस्तु से
आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। कितना मजेदार क्वेश्चन पूछा। आवेश आपको पता होगा, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होते हैं यानी कि प्लस होते हैं, और एक ऋण आवेश होते हैं माइनस होते हैं। आप याद रखिए, हो सकता है कि सवाल आगे हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। भू संपर्कन कहते हैं, तड़ित कहते हैं, प्रतिकर्षण कहते हैं, फिर कोई नहीं। चार ऑप्शन है, इन्हीं चारों में से आपको जवाब देना। जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। सर इसका सही आंसर हो जाएगा, सर इसका सही आंसर हो जाएगा। हम चेक कर रहे हैं, हम चेक कर पा रहे हैं कि कितने बच्चों ने सोच रहे हैं कि सर क्या जवाब दें, क्या जवाब दें। तो इसको बिना सोचे आपको भू संपर्क आपको क्लिक कर देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे हम लोग आ गए हैं। जी हाँ, भूकंप की शक्ति के परिणाम कैसे मापा जाता है। भूकंप के शक्ति के परिणाम कैसे मापा जाता है, किस ग्राफ में मापते हैं। अब ग्राफ बता दें तो अब यहाँ से पकड़ लीजिए। ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वनोमीटर। तो आमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर ये सब बिजली का काम है जी, ये सबसे भूकंप रुकने मापने का काम नहीं होगा। तो बच्चा क्या, एक ग्राफ सिस्मोग्राफ पूछेगा, किस ग्राफ द्वारा, सिस्मोग्राफ द्वारा मापे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाए। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अब भी जस्ट हम बताएं आवेश, चार्ज। जी हाँ, टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस। आपको पता होना चाहिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। सर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, बिना लेट के वीडियो को शुरू कर देना है। क्वेश्चन 46 पे आ जाइए। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं। धुआं, एरोसोल, वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 पे आ गए हैं और कुछ ही क्वेश्चन बाकी है। जी हाँ, कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। जल्दी से बता दीजिए सर, इसका सही आंसर हो जाएगा सर एरोसोल। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाइए। क्या पूछा है सवाल, वायुमंडल में ऑक्सीजन, लॉलीपॉप सवाल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है। 78%, बिल्कुल नहीं है। 21% आपको सोचना है, 0.3% सोचना है, 0.7%। आपको 78% हटा दें क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है 78%। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इन्हीं 3 में से आपको जवाब देना है, बिल्कुल जवाब दे देना चाहिए। अभी तक इतना लेट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन 21%। 21% इज द राइट आंसर। 21% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चों ने टिक किए बिल्कुल आप सही जवाब दिए, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस, नाइट्रोजन। कितना परसेंट, 78%। जी हाँ, ऑक्सीजन कितना परसेंट, 21%। ऑक्सीजन कितना परसेंट, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन मिला करके कितना होता है, 1% होता है। ये सब आपको कॉमन से सवाल आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा है, वनोन्मूलन का अस्थाई हल क्या है। जी हाँ, पेड़ पौधे हम लोग काट रहे हैं, जंगल को खत्म कर रहे हैं, इसका अस्थाई हल एक ही है जो बच्चा को पता है कि दोबारा से पेड़ लगाओ, पुनर्रोपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बिना ऑप्शन पढ़े आपको जवाब दे देना चाहिए कि बिना हम लोग पेड़ पौधे लगाएं, जंगलों को लगाएं, अब इसका हल कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे देखिए, बहुत ही आसान सवाल, बच्चा वाला सवाल आपको पूछ दिया है। काला सोना किसे कहते हैं। जी हाँ, काला सोना किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। कोयला को, लोहा को, पेट्रोलियम को, चुंबक को। आप बिल्कुल कोयला में, सर कोयला तो काला होता है, सोना है नहीं, कोयला तो काला है नहीं सर, सोना का मतलब महंगा होता है। तो बताइए कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, चुंबक, इनमें से क्या हो जाएगा। तो काला सोना। ना जाने पिछली क्लास में कितने मर्तबा बच्चों को हम पूछ चुके हैं, इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए सफेद सोना किसे कहते हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सफेद सोना किसे कहते हैं। जी हाँ, सफेद सोना किसे कहते हैं। सर कपास को कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। और कपास के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए, सबसे अच्छी मिट्टी कपास के लिए काली मिट्टी। और काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं, गुजरात में। सर बिल्कुल सही जवाब दें, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। जितने भी बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा होने वाला है। और एक मेरा सवाल है, हरा सोना किसे कहते हैं। जी हाँ, हरा सोना किसे कहते हैं, हरा सोना किसे कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए। हरा सोना वन को कहते हैं, हरा सोना किसको कहते हैं, वन को कहते हैं। बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 भी देख लिए, इसका सही आंसर काला सोना पेट्रोलियम है। क्वेश्चन नंबर 50 भी देख लीजिए, लगे कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जी हाँ, प्राकृतिक संसाधन नहीं है पूछा है। पहले समझिए, प्राकृतिक संसाधन जो अपने आप बनता है, जो अपने आप नहीं बना मतलब प्राकृतिक नहीं है, वो मानव निर्मित है। तो पूछा कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं, जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, कपड़ा। पता है जल हम लोग बना नहीं सकते हैं, प्राकृतिक है। हवा बना नहीं सकते, प्राकृतिक है। सूर्य का प्रकाश किसमें इतना दम है जो बना पाएगा,
है ना, किसी में पावर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा, आदमी ने बनाया है। ये प्राकृतिक संसाधन नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप 50 क्वेश्चन में लगभग 40 प्लस आप जवाब दिए होंगे। तो आप समझ लीजिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में A+ आने वाला है। बिना आप पढ़े इतना नंबर ला ही नहीं सकते। आप पढ़े होंगे इसीलिए आपका नंबर इतना आया है, और इसी तरह मेहनत से पढ़िए। 28 जनवरी से पहले आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर दीजिए। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। चलिए।